हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री। ठीक है। इसमें सारे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, फर्स्ट चैप्टर से लेकर सारे चैप्टर को। तो आज जो है फर्स्ट क्लास है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है। ये किनके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जो क्लास नाइन्थ के जितने बच्चे हैं, ये बिहार बोर्ड का करंट मतलब क्या बोलते हैं, यानी BTVC का जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ा रहा हूँ। जो बिहार बोर्ड्स का जो नाइन्थ क्लास का बुक है उससे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जो NCERT पे बेस्ड ही है कि नहीं। तो ये हेल्प करेगा जितने भी नाइन्थ क्लास के बच्चे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि उनको पढ़ के पास होना है। और दूसरा किन के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो बिहार पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम देने वाले हैं, हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है शायद, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका सिलेबस जो है सिर्फ और नाइन्थ और टेंथ का है। जो नाइन्थ और टेंथ को अगर आप पढ़ जाओगे तो आपका बिहार पुलिस कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है जो बिहार टीचर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, समझ रहे हो। बिहार टीचर वाले के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको पढ़ना पड़ता है 6 से लेकर, ऐसे तो अगर 1 to 5 के हैं तो 1 to 5 पढ़ेंगे वो, लेकिन जनरली उनको 6 से लेकर 12 तक सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो नाइन्थ का आराम से कंप्लीट कर सकते हैं हिस्ट्री, है कि नहीं। तो ये बिहार टीचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिहार पुलिस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास 9 के बच्चे तो पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो काफ़ी सिंपल वे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स फालतू का नहीं होगा। एकदम जो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रट जाना है आपको, समझना है ज़्यादातर। जो इसी वगैरह है उसको याद कर जाना है। ठीक है। इसके बनाने के मतलब इसको पढ़ाने के बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा आपके क्वेश्चन आंसर पे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। इसको आप पढ़ के आइएगा उसके बाद, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोज। समझ रहे हो। भौगोलिक खोज का मतलब नए नए देशों का खोज करना। भौगोलिक खोज का मतलब, भौगोलिक का मतलब क्या हो गया, ज़मीन वगैरह खोज करना, ये समझ लो, है कि नहीं। तो स्टार्ट किसने करा था भौगोलिक खोज को, स्टार्ट करने वाला कोई कंट्री पहला कौन था, तो स्पेन और पुर्तगाल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता कि सबसे पहले भौगोलिक खोज किसने स्टार्ट करा, तो स्पेन और पुर्तगाल ने स्टार्ट करा। ठीक है। पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम था मार्को पोलो। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये भारत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में उन्होंने अपना व्याख्या लिखा है, यानी कि हिस्ट्रियन थे, यानी यात्री थे, तो किताब वगैरह लिखा करते थे। तो उसमें ने भारत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है, यानी कि भारत के विजयनगर में आए थे। साथ में इन्होंने चीन के कुलवे खां के दरबार में गए थे। किसके खान के दरबार में, कुबलय, कुबलय खां के दरबार में गए थे। ये चीन के राजा हुआ करते थे, उनके दरबार में गए थे। तो मार्को पोलो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली यात्री थे, भारत के विजयनगर और चीन के कुबलय खां के दरबार। क्लियर है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। अब देखो क्या है, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यूरोप के लोग तो ढूंढना चाह रहे थे, नए नए देशों को कौन ढूंढना चाह रहा था, यूरोप के लोग। हम लोग थोड़ी ढूंढना चाह रहे थे, हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे, भारतीय लोग। तो यूरोपीय लोग का इतिहास कैसे है, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास क्या रहा है। तो पहला ये जान लो कि पहले क्या थे, सामंती प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। सामंती का मतलब क्या है, यूरोपीय लोग पहले सामंती हुआ करते, मतलब उनको व्यापार से मतलब नहीं था, आराम से खाओ पियो ऐश करो, कोई हमको व्यापार नहीं करना है, कोई इनको चिंता नहीं था। धर्म इनका उदार और मानवीय नहीं था, यानी किसी पे भी धर्म थोप सकते थे, यानी कि धर्म के बारे में उतना उस तरह का था भी नहीं, मतलब उदार नहीं थे ये लोग, ज़्यादा मानवीय भी नहीं थे, समझ रहे हो। तो धर्म के बारे में भी ज़्यादा ये लोग विकसित नहीं थे, और ना ही व्यापार के बारे में व्यापार करना चाहते थे। ये प्रॉब्लम था इन लोग, इसी को बोला था सामंती प्रवृत्ति, यानी कोई किसी से मतलब नहीं। फिर है पृथ्वी, इन लोगों का मानना देखो, इन लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी भी थे। इन लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र के किनारा पे अगर हम जाएंगे ना तो गिर जाएंगे। अगर इनको दिखता था समुद्र, अरे भाई देखो दूर तक समुद्र दिख रहा है, अगर समुद्र के किनारे हम चल जाएंगे ना उस साइड, तो हम जाकर झप से पृथ्वी से नीचे गिर जाएंगे। ये लोग इतने अनपढ़ थे, ऐसा समझते थे ये लोग, मतलब मध्यकालीन यूरोप के लोग, समझ गए। ना ही इनके पास कोई कंपस का ज्ञान था, उस समय तो पढ़े लिखे लोग उतना वो करते नहीं, तो कंपस भी नहीं था। ना ही इनके पास किसी तरह का क्या था, रिलीफ दिया था। अगर ये अगर मानना चाहें कि ये लोग अगर चाह भी जाएं कि हमको भौगोलिक खोज करना है, अगर कोई व्यक्ति चाहता भी है, तो उसको राज्य की तरफ से या कुछ सरकार की तरफ से कोई भी इनको हेल्प नहीं मिलता था। पहले तो सरकार हुआ नहीं करती थी, पहले राज्य ही होता करता था, राजा महाराजा। तो इसके राज्य की तरफ से कोई भी इनको रिलीफ नहीं मिलता था। अगर कोई भुला गया समुद्र में तो कोई लाने भी नहीं जाता था कि हम भी भुला जाएंगे डर से, समझ रहे हो। इतना डर था समुद्र से लोगों को। फिर इन्होंने अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि इन लोग मानते थे कि बहुत से लोग गए भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं, समझ रहे हो। अगर कोई बीच में चला गया तो कोई वापस आता ही नहीं था, क्योंकि समुद्र बड़ा था ना उसमें, बहुत बड़ा बात था समुद्र। आज तो जहाज है, ये है, बोट है, आराम से लोग ढूंढे, तो लोकेशन GPS TPS वगैरह है। पहले कुछ नहीं था, यहाँ तक कंपस भी नहीं था। ये उत्तर जा रहे हो, पूरब जा रहे हो, दक्षिण जा रहे हो, कोई नहीं जान रहा। इसी कारण इसको क्या बोला गया था, अंध महासागर बोलते थे, समझ गए। तो ये रहा भौगोलिक खोज नॉर्मल बेसिक्स
कंसेप्ट जो था, यानी इतना आपका ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब पृष्ठभूमि देखते हैं, पृष्ठभूमि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। पृष्ठभूमि का मतलब ये कि भौगोलिक खोज स्टार्ट कैसे हुआ, ये तो हम बताएं उन लोगों के बारे में जिम्मेदार। अब देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ भौगोलिक खोज। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम्स, जो अभी फिलहाल में इसराइल में पड़ता है, देखिएगा ध्यान से, ये जेरूसलम कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में इसराइल के अंदर पड़ता है। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम्स के अधिकार पर, मतलब जेरूसलम को सब कब्जा करना चाहता था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में, यूरोपीय लोगों के बीच में और मध्य एशिया के जो अरब लोग थे। देखो एशिया पे पहले किसका कब्जा था, मध्य एशिया पे जनरली, जैसे भारत वगैरह कंट्री हो गया, तो हमारे भारत में भी लगभग अरबों का क्या था, आधिपत्य था, मतलब उन लोग कब्जा किए हुए थे। तो वो लोग नया नया शक्तिशाली थे तब उस समय, मतलब 11वीं 12वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे अरब लोग। तो वही बोला गया है कि यूरोपीय लोग और मध्य एशिया के जो अरब लोग हैं, यानी कि मुस्लिम लोग, उसके बीच में फाइट हुआ। तो ये जो यूरोपीय लोग थे जो सामंती प्रवृत्ति के हैं, ये हार गए। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि साला हम हार गए, सॉरी बैड लैंग्वेज, ये लोग को बहुत दुख हुआ कि हम हार गए, समझ रहे हो। तो ये बात हुई। फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे यूरोपीय हार गए, मध्य एशिया अरब जो है ये जीत गए। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, अरबों ने सोचा, अरबों का क्या हुआ, देखो फिर उनका दिमाग खुला कि जो यूरोपीय लोग हैं कि हम लोग को भी क्या करना चाहिए, हम लोग को भी देश घूमना चाहिए, हम लोग को भी दुनिया को जानना चाहिए, हम लोग को भी पावर बढ़ाना चाहिए। पहले ऐसा नहीं सोचते थे ये लोग, लेकिन जब ये हार गए ना तब सोचने लगे। अब देखो क्या बात है, अरब जो लोग थे और जो तुर्क थे, अरब के बाद तुर्क, अरबों के बाद तुर्कों ने क्या करा, विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि जो भी है उन अपना वर्चस्व पूरे पूरे वर्ल्ड में मतलब बनाना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का मतलब ये है कि सब कोई वैल्यू करे, एकदम बहुत बड़ा राजा महाराजा टाइप का, मतलब एक, समझ रहे हो। तो इन्होंने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, 15वीं शताब्दी के समय, मतलब 15वीं शताब्दी से 10 दशक पूर्व बोल रहा, यूरोप और एशिया के बीच में क्या हुआ करता था, मतलब व्यापार हुआ करता था। 15वीं शताब्दी से 5 दशक पूर्व, मतलब 50 साल पहले मान के चलो। 15वीं शताब्दी से 50 साल पहले तक क्या होता था, यूरोप और एशिया में व्यापार हुआ करता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में तुर्की ने क्या किया, देखो व्यापार जो होता था किस मार्ग से होता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, एक क्या है, समुद्री मार्ग है एक तरह का। जनरली जो व्यापार हुआ करता था पहले, वो हमेशा क्या होता था, बोट से होता था, यानी समुद्र के मार्गों से होता था, समझ रहे हो, जहाज़ों से होता था। तो ऐसा क्या हुआ कि देखो अरब अरब के बाद तुर्की लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब इन लोगों ने पूरा अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया, तो हर चीज़ को कब्जाना शुरू कर दिया। जैसे कि देखो 1453 ईस्वी में इन्होंने क्या करा, जो कुस्तुनतुनिया का मार्ग है उस पर इन्होंने हाई टैक्स लगा दिया, रोक लगा दिया कि कोई नहीं जाएगा, और अगर जाना है तो बहुत ज़्यादा टैक्स दो। अब अंग्रेज लोग परेशान, यूरोपीय लोग परेशान कि कैसे होगा, अब तो बिजनेस होगा नहीं एशिया के साथ। इन लोग के दिमाग में ये आया कि हाई टैक्स लगेगा तो उनको तो घाटा है कि नहीं। तो ये तुर्की बहुत बड़ा पावरफुल था उस समय, तो इसने क्या करा, हाई टैक्स, कुछ दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि अगर इस रास्ते से जाना है तो टैक्स लगता है। ऐसे हाल फिलहाल में देखो, आप टोल प्लाजा पे टैक्स देते हो, अगर आप गाड़ी से जाते हो तो क्या होता है, आपको प्लाजा पे टैक्स देना पड़ता है। किसी दूसरा स्टेट में इंटर करते हो तो भी टैक्स देना पड़ता है कि नहीं। तो उस वजह से पहले भी टैक्स हुआ करता था, अभी भी समुद्र के अंदर भी टैक्स होता है। अगर किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हो, अगर अपना जहाज़ लेकर, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये था बेसिक्स ला, ठीक है। फिर देखो आधुनिक उपकरण लाया गया, पहले तो उपकरण था नहीं। तब अंग्रेजों यूरोपीय लोगों ने सोचा कि अब तो करना चाहिए भाई, हम लोग को भी थोड़ा सा बच्चा से बनाना चाहिए, कोई नया ऑप्शन ढूंढना चाहिए, कुछ सुनने का मार्क्स नहीं थोड़ी करेंगे अब बिजनेस हमेशा, हमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, आधुनिक उपकरण का खोज होना शुरू कर दिया। अब देखो जैसे जैसे मानव लोग बढ़ेगा तो खोज तो करेगा ही भाई, है कि नहीं। तो देखो क्या हो, यूरोपीय लोगों ने क्या करा, कंपास के बारे में जान लिया। ये किससे सीखा, तो अरबों से सीखा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा आपसे कि यूरोपीय लोगों ने कंपास की जानकारी कहाँ से ली, तो उन्होंने अरबों से सीखा। अरब यानी कि मुस्लिम लोगों से सीखा, समझ रहे हो। अरबों नहीं कि मुसलमान लोगों को पहले बोला था, अरब बोला था। फिर क्या हुआ, इटली, स्पेन और पुर्तगाल ने खांचा पद्धति का विकास करा। खांचा पद्धति से जो जहाज बनता था, नाव बनते थे, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता था, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज चलता था, बहुत मजबूत होता था। तो इटली, स्पेन और पुर्तगाल में जहाज़ों का भी विकास हुआ, मतलब वही नाव का विकास हुआ खांचा पद्धति के द्वारा, ठीक है। फिर दूरबीन का आविष्कार हुआ उस समय। अब देखिए दूरबीन का गैलीलियो करा है कि नहीं करिए, अब देख लीजिएगा, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने करा है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर दूरबीन का आविष्कार हुआ, फिर साथ में एस्ट्रोलोब का आविष्कार हुआ। एस्ट्रोलोब क्या होता है, एस्ट्रोलोब को बोलते हैं अक्षांश जानने का उपकरण, यानी कि अक्षांश कितना डिग्री झुका हुआ क्या है, मतलब अक्षांश के बारे में जानकारी कौन देता है, एस्ट्रोलोब देता है। एस्ट्रोलोब से मेजर कर सकते हैं अक्षांश को, क्लियर है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एस्ट्रोलोब किस चीज़ को मेजर करता है, तो अक्षांश को मेजर करता है। फिर दूरबीन का खोज हो गया। फिर पुर्तगालियों ने एक बहुत भयंकर जहाज बनाया, मतलब बहुत ही लाइट वेट था
और काफ़ी फास्ट चलता था, मतलब हल्का था दम, और काफ़ी तेज दम, हवा की तरह दम बहुत तेज चलता था। उसका नाम इन्होंने रखा था कैरावल। कैरावल, समझो। तो पुर्तगाली के द्वारा जो सबसे हल्का और सबसे तेज जहाज जो बनाया गया उसका नाम क्या था? कैरावल। और इसके माध्यम से पूरे घूमना शुरू कर दिए। ठीक है। अब देखो क्या हुआ। पहले तो उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार करा कि इन्होंने हारा, इन्होंने ऐसा ऐसा देखा, इनको दिक्कत हुआ, तो इन्होंने सोचा कि हमको खोज करना चाहिए। फिर हम लोग, इन लोगों के पास आधुनिक उपकरण भी आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब सारा चीज़ उनके पास है ऑलरेडी। तब इन्होंने क्या करा, खोज करना स्टार्ट हो गया। अब देखो, अब सब नए नए देशों को खोज स्टार्ट होगा। ऐसे पढ़ो, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। तब स्टेज बाय स्टेज पढ़ोगे ना तो आराम से समझ में आएगा। तो अब देखो सारा चीज उपकरण हम लोग के पास आ गया, यूरोपीय लोगों के पास। अब खोज स्टार्ट कर देते हैं। समझो कि आप ही यूरोपीय लोग हो, ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर खोज स्टार्ट कर हो गया। पहला जो खोज हुआ 1488 ईस्वी में। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी था जिसका नाम था बार्थोलोमियो। ध्यान से पढ़िएगा इनका नाम, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने क्या करा भाई, ये साउथ अफ्रीका गया, और साउथ अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का खोज करा, मतलब वहाँ गया ये। तो सोच लो, जैसे हम लोग का दक्षिण बिंदु क्या है, भारत का दक्षिण बिंदु क्या है, कन्याकुमारी है। इसलिए साउथ अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु गया जिसका नाम था उत्तम आशा अंतरिक्ष। हिंदी में अगर वो लिखना चाहो तो उत्तम आशा अंतरिक्ष बोलते हैं। अगर इसको अंग्रेजी में याद रखो तो इंग्लिश में ज़्यादा आसान है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिक्ष, दक्षिणतम बिंदु का खोज करा। किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने। क्लियर है? पहला खोज यही था 1488। फिर आगे बढ़ते हैं, हम 1492 में आते हैं। देखो ईस्वी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लगातार याद रखोगे तो ऐसे याद रहेगा। फिर 1492 में आते हैं। 1492 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज करा। सोच लो, सबसे बड़ा देश, मतलब पावरफुल देश है आज के समय में, उसका खोज किसने करा था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने करा था अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में। क्लियर है? आगे फिर खोज किया गया 1498 ईस्वी में, हमारा प्यारा भारत का खोज करा। किसने? पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। कहाँ का नाविक था? पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा ने खोज करा हमारा भारत का। ये भारत में कहाँ आया था ये, और कैसे आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत आया साउथ अफ्रीका से होते हुए। साउथ अफ्रीका गया था बिजनेस करने। पुर्तगाली लोग तो साउथ अफ्रीका से बिजनेस करते थे, जैसे कि देखो पुर्तगाली व्यापारी आया था 1488 में ही, बार्थोलोमेव डियाज। फिर इसके बाद सारा पुर्तगाली लोग यहाँ जाने लगे व्यापार के लिए। ठीक है। तो उसी के अंतराल में वास्को डी गामा गए थे साउथ अफ्रीका। ठीक है। उनका मुलाकात हुआ कहाँ? केप ऑफ गुड होप के पास, यानी कि उत्तम आशा अंतरिक्ष, यानी कि दक्षिणतम बिंदु के पास इनका मिलन हुआ। किनके से? भारत के व्यापारी थे एक, अब्दुल मजीद। देखो पहले साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में वैसा रिलेशन था कि व्यापार लोग घूमने जाते थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे शायद। तो एक व्यापारी थे इंडियन जिनका नाम था अब्दुल मजीद, जो कि कहाँ गए हुए थे? साउथ अफ्रीका। और ये वास्को डी गामा भी साउथ अफ्रीका गए थे। दोनों का मुलाकात कहाँ हुआ? केप ऑफ गुड होप्स के पास हुआ। तब यही व्यापारी ने बताया, अब्दुल मजीद ने ही बताया रास्ता, शॉर्टकट, कि ऐसे ऐसे आप जाओगे तो आप भारत पहुंच जाओगे। अगर ऐसे खुद आते तो भूल जाते, लेकिन इनको आराम से इनको बता दिया गया कि ऐसे ऐसे आपको आना, इस रास्ते से जाना है, आप भारत पहुंच जाओ, क्योंकि ये भारत का व्यक्ति था, है कि नहीं। तब ये भारत आए वास्को डी गामा। ऐसे ही नहीं आए, भटकते भटकते नहीं आए, इनके मदद से आए। तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल मजीद, याद रखिएगा। अरे भारत आए तो कहाँ आए पहली बार? तो ये मालाबार तट पे आए। मालाबार तट है कहाँ पे? तो केरल के एक कालीकट एक जगह है, वहाँ पे पड़ता है मालाबार तट। ठीक है। केरल के कालीकट जगह के पास है मालाबार तट, वहाँ पे पहली बार आए थे। अब देखियो, अब अमेरिका, ये वास्को डी गामा तो आ गए थे, इनका स्वागत तो करना पड़ेगा। हमारे इंडियन कल्चर है कि लोग स्वागत करते हैं, कोई भी नया लोग आता है तो, है कि नहीं। तो इनका स्वागत करा वहाँ के स्थानीय शासक यानी स्थानीय राजा थे जिनका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने इनका स्वागत करा, कुछ खाया पिलाया, बहुत अच्छा करा, ठीक है, सेवा करा, प्रदेश घुमाया, है कि नहीं। अब देखो ये वास्को डी गामा क्या करा इन्होंने, यहाँ से सामान खरीदना शुरू किया। ये व्यापारी थे तो इनका तो काम है खरीदना और बेचना। तो ये भारत से सामान खरीदे और चले गए अपने देश यूरोप के अंदर, जाकर उन्हें 26 गुना दामों पे बेचा। यहाँ से कोई भी सामान, जैसे यहाँ आम है, गन्ना है, समझ रहे हो, इस कोई भी मसाले बहुत ज़्यादा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मसाला लोग बहुत यहाँ से ले गए। पहली बार तो इन्होंने मसाला ही ले गए। टेस्टी टेस्टी मसाला था हमारे भारत में, इससे बेहतर कहीं मसाला नहीं था, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। तो यहाँ से ले गए और वहाँ जाके 26 गुना आप प्रॉफिट बेचे। 26 गुना, 26 टाइम्स, समझ रहे हो। अगर 1 रुपया कोई चीज़ तो वहाँ 26 रुपया बेच रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो फिर सब लोग जाना, उन लोग भी जाना, फिर सब लोग भारत आना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ठीक है। तो ये था। आगे देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और काफ़ी आसानी से सब जो मैं पढ़ा रहा था, देखिएगा। चलिए मोड़ देता हूँ।
देखिए, दिख रहा है आपको? यहाँ देखिए, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ना जरूरी है। अमेरिका के बारे में मैंने पढ़ा था कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या करा था, इसको खोज करा था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात और भी है कि अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा नई दुनिया बोला गया। सभी लोगों ने इसको नई दुनिया बोला। क्यों बोला भाई? क्योंकि अमेरिका को पहले जानता ही नहीं था। जैसे भारत के लोग तो जानता भी था, कि साउथ अफ्रीका के लोग जानते थे वैसा, लेकिन अमेरिका कोई जानता ही नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले इसको कोई नहीं जानता था। तो इसी कारण जो पहली बार खोजा गया, यानी कुछ नहीं जानता, इसी कारण इसको नई दुनिया बोला गया, एक नया दुनिया खोजा गया। ठीक है। अब देखो, कोलंबस का मानना था ना कि ये जो है अमेरिका जो है भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इसलिए यहाँ के लोगों को इन्होंने नामकरण कर दिया। बोला कि यहाँ के लोग को हम रेड इंडियन बुलाएंगे। यहाँ के लोग क्या बोला गया? रेड इंडियन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी लोगों को क्या बोला गया, तो इन लोगों को बोला गया रेड इंडियन बोला गया। ठीक है। अब देखो, अमेरिका का नेमिंग कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपसे पूछेगा, हर बार पूछ सकता है एग्जाम में। तो अमेरिका का मतलब पूरा विस्तार से कोई खोज करा था तो स्पेन के एक नाविक थे जिनका नाम था अमेरिगो विस विस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची। ठीक है। ये पूरा पूरा मतलब ढूंढा, मतलब अमेरिका को पूरा विस्तार से खोजा। पहले छोटा सा पार्ट खोजा गया कोलंबस के द्वारा, लेकिन ये पूरा इन्होंने विस्तार से खोजा। तो इन्होंने बोला कि ये उप महाद्वीप नहीं है, ये क्या है, एक महाद्वीप है। इनको महाद्वीप बना दिया, मतलब इन्होंने घोषित कर दिया। स्पेन के जो नाविक थे अमेरिको वेस्पुची, इन्होंने बोला कि महाद्वीप है, ये भारत का उपमहाद्वीप नहीं है। रियलिटी है कि भारत का उपमहाद्वीप नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, एक एक खुद का एक महाद्वीप है, समझ लो, अपने आप में, इनका मानना था। फिर इन्हीं के नाम पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया अमेरिका खोज करने में विस्तृत तरीके से। तो इन्हीं के नाम पे क्या हुआ, इसका नामकरण कर दिया गया अमेरिका। अमेरिकू से बना अमेरिका। समझ गए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था अमेरिका के बारे में। अब आगे देख लेते हैं। हमने इन भारत खोज कर लिया है, अमेरिका खोज कर लिया था पहले ही। अब आते हैं 1519 ईस्वी में। देखिए, डेट आपको इंपॉर्टेंट है, ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का मैंने कब करा? 1498 में। अमेरिका कब करा था? 1492 में। अब आते हैं 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैगलन। पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिए। सोचो कितना महान व्यक्ति थे। पूरी दुनिया को चक्कर उन्होंने किससे लगाया? जहाज किससे लगाया? जहाज पे बैठे। पहले देखो, जहाज ही तो ऑप्शन था, ट्रैवल के लिए लोग जहाज ही करते थे, पानी का इस्तेमाल करते थे, है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उन्होंने जहाज का इस्तेमाल करके पूरे दुनिया का चक्कर लगाया। फिर इन्होंने ये बताया, मैगलन ने, जो अंधविश्वास को खत्म करना, कि जो समुद्र है वो जाके आगे गिर जाता है, लोग लोग मानता था ना, वो सब खत्म हुआ। फिर मैगलन ने बताया कि सारा समुद्र क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो कि भी सही बात है कि नहीं। तो ये मैगलन का योगदान रहा। 1519 ईस्वी में इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति हैं। पहला है कैप्टन कुक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज करा। किसे खोज? ऑस्ट्रेलिया खोज करा। अब देखो, किसी कंट्री के बारे में आप पढ़ते हो तो यह ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जैसे अभी बताया आपको, तो ऑस्ट्रेलिया का अभी वहाँ राष्ट्रपति कौन है, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है, वहाँ का राजधानी क्या है, ये सब सारी चीज़ों को आप कमेंट्स में कीजिएगा। ऐसा गूगल सर्च करोगे, आप कमेंट करोगे, तो इससे क्या आपको नॉलेज बढ़ेगा, है कि नहीं। तो कैप्टन कुक जो थे, ऑस्ट्रेलिया का खोज करा इन्होंने। साथ में न्यूजीलैंड के द्वीपों का खोज करा। न्यूजीलैंड बहुत सारा द्वीप है, जैसे भारत में भी है द्वीप, है कि नहीं, लक्षद्वीप समूह है। तो इससे न्यूजीलैंड के द्वीपों का आविष्कार, मतलब खोज किसने करा? आविष्कार नहीं, खोज। खोज किसने करा? क्या बोलते हैं, कैप्टन कुक नहीं करा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का। फिर सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट, दो व्यक्ति हैं, ध्यान से पढ़िएगा। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट, इन्होंने क्या करा? न्यूफालैंड के द्वीपों का खोज करा। न्यूफालैंड के द्वीपों का खोज किसने करा? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने, दो व्यक्तियों ने मिलकर करा। अब देखो, जब भौगोलिक खोज हो रहा था तब तो बहुत सारे राजा और रानी थी कि बहुत हेल्प कर रही थी, बहुत ज़्यादा वो मतलब एक्टिव थी इस सारे मामले में, समझ लो। तो उसमें पहला नाम आता है पुर्तगाल के राजकुमार का। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे भौगोलिक खोज के लिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने फंड वगैरह भी दिए। तो पुर्तगाल के राजकुमार थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। इनका नाम ही देखो कितना शानदार है, हेनरी द नेविगेटर। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, ये भी याद रखना है। तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। सबको पता है लिस्बन, क्लियर है? नहीं पता तो इसको याद रखिएगा, लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। और यहीं के राजा थे हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने बहुत योगदान दिया भौगोलिक खोज में, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा लोगों को। फिर स्पेन की राजकुमारी थी, इन्होंने बहुत सपोर्ट करा। स्पेन की राजकुमारी का नाम क्या था? इजाबेला। इजाबेला कौन थी? स्पेन की राजकुमारी थी, इन्होंने बहुत सपोर्ट करा। और आता है 16वीं शताब्दी, जहाँ सब लोग जान गए थे पूरी दुनिया के बारे में। 16वीं शताब्दी आते आते सभी लोग सारे देश के बारे में जानिए, कौन दूसरा देश कहाँ पे है, सब लोग जान गए। जैसे अभी अब लोग जान रहे हैं कि कहाँ पे कौन कंट्री है कि नहीं। तो 16वीं शताब्दी तक सब कोई जान गए थे एक दूसरे को। अब देखो, भौगोलिक खोज तो हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम भी तो होंगे कुछ, है कि नहीं, क्या क्या फर्क पड़ा भाई। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा छूट गया, ये भारत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत से आपसे पूछ सकता है, नहीं भारत को खोज पढ़ा है तो भारत के बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं।
भारत जो पड़ता है ये आपका एशिया महाद्वीप का किस डायरेक्शन पड़ता है? दक्षिणतम में पड़ता है, सबसे दक्षिण दक्षिण वाले हिस्से में पड़ता है। कौन? हमारा भारत आता है। इंपॉर्टेंट है ये, एशिया महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु पे भारत है हमारा। अब भारत ऐसा है, ये नीचे के पार्ट दिखा रहा है। अब पूर्व पश्चिम और दक्षिण में क्या है ये जानना है। उत्तर में तो हमारा ये है, माउंटेन है, हिमालय। अब दक्षिण में है हिंद महासागर, पूर्व में है बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी हिंदी में, और पश्चिम में है अरेबियन सी जिसको बोलते हैं अरब सागर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिणतम बिंदु पे भारत है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसका परिणाम क्या था? परिणाम देखो क्या क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिणाम ये हो कि व्यापार और वाणिज्य बढ़ा। व्यापार मतलब वही बिजनेस, और वाणिज्य का मतलब वही इंडस्ट्री वगैरह बढ़ा। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य बढ़ा। दूसरा है औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब क्या होता है? मतलब हम जैसे हम राजा हैं, समझो, सिंपल समझो कि आप राजा हो। आप राजा हो तो अगल बगल के जो भी आपके कमजोर वाले राज्य होंगे या कोई दूसरा देश होगा तो आप उसको क्या कब्जाना चाहोगे, रूल करना चाहोगे। तो उसी को बोलते हैं औपनिवेशिक साम्राज्य, किसी को कब्जा लेना। समझते? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा। जैसे भारत ही मान के चलो, भारत पे लोगों ने कब्जा करना शुरू किया। जैसे इन्होंने जाना कि भारत में बहुत सोने की चिड़ियाँ हैं, सब लूटना शुरू कर दिए, है कि नहीं? उसमें भारत जिस समय खो जाएगा उसमें हम लोग बहुत रिच हुआ करते थे, बहुत सारे सोना गोल्ड्स वगैरह हुआ करते थे, मसाले थे, क्या नहीं था हम लोग के पास, सारी चीज़ थे। तो इन्होंने क्या करा, औपनिवेशिक साम्राज्य का मतलब स्टार्ट हुआ, रूल करना स्टार्ट कर दिए। जो कमज़ोर था या जो नए नए स्टेट थे या नए नए जो देश थे सब कब्जा करना शुरू कर दिया। तो भारत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन कंपनियां जो है भारत में आई थी। इन्होंने कंपनियां आया, कौन कौन देश से आया। तो पहली बार जो आए थे कौन आए थे? पुर्तगाली लोग आए थे। 1498 में पुर्तगालियों ने कंपनी बनाया, ये पहली बार आया वास्को डी गामा 1498। फिर 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करा इन्होंने एज ए बिजनेस करने के लिए। देखो इनका स्टडी देखो कितना गजब था। इन्होंने बिजनेस करने के लिए आए और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को समझा, फिर इन्होंने क्या करा, लोगों पे जोर जमाना शुरू कर दिया, कब्जा लेना सब, मारना पीटना, मतलब समझ रहे हो, रूल करना स्टार्ट कर दिए। शुरू में आए थे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या करा इन्होंने, लोगों पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है, रूल करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। फिर 1602 में कौन है, डच लोग आए, डच लोगों ने भी कंपनियां बनाई। 1616 में डेनिस लोगों ने आया, डेनिस लोग भी कराए यहाँ पे बिजनेस। 1664 में आए फ्रांस के लोग, और 1731 में आए स्वीडिश लोग। तो देखो ये सारी कंपनियों का नाम याद रखना है, सारे कंट्री का नाम याद रखना है। ये सब लोग रूल कर चुके हैं भारत पे। पुर्तगाली 1498, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश लोग, 1602 में डच, 1616 में डेनिस, 1664 में फ्रांस, और 1731 ईस्वी में स्वीडिश लोग। तो ये था औपनिवेशिक साम्राज्य यानी कि रूल करना। फिर क्या हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ। वाणिज्यवाद का मतलब क्या होता है? वाणिज्यवाद का मतलब होता है मनी, मनी इज पावर। ये मतलब जिस जिस देश के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सोना है, गोल्ड है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब इन्होंने लूटा, और लूट के तो जमा करेंगे ना, जमा करेंगे तो क्या होगा, पावरफुल तो बनेंगे ही। जैसे इंग्लैंड को देख लो, बहुत ज़्यादा सोना इन्होंने लूटा है भारत से। तो क्या है ये, देखो वाणिज्यवाद का विकास। वाणिज्यवाद का एक समझना है, वाणिज्यवाद का मतलब क्या होता है, आप सवाल पूछ सकता है। तो वाणिज्यवाद का मतलब होता है मनी है वो पावर को शो करता है, यानी जिस कंट्री के पास ज़्यादा अगर सोना है चांदी है उससे ज़्यादा पावरफुल है। फिर चौथा क्या है, ईसाई धर्म का विकास हुआ। साथ में पश्चिमी सभ्यता का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। अब देखो यूरोपीय लोग तो ईसाई धर्म को मानते थे। अब जहाँ जहाँ ये इन्होंने नया नया देश खोजा, भारत समझ लो एग्जाम्पल के लिए, तो भारत में इन्होंने चर्च बनाया। चर्च पहले था क्या? नहीं था। ईसाई लोग भारत में हुआ करते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे। तो ईसाई धर्म को लाने वाले कौन है? अंग्रेज लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं। तो जहाँ जहाँ इन्होंने कब्जा करा, इन्होंने ईसाई धर्म को प्रचार करा, साथ में पश्चिमी सभ्यता करा, वेस्टर्न कल्चर। जैसे हमारा कल्चर आजकल वेस्टर्न होते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। जैसे हम लोग कपड़े हैं जो चेंज कर लिए, शर्ट पैंट पे आ गए। हम लोग शर्ट पैंट थोड़ी पहनते थे, धोती और कुर्ता पहना करते थे। समझिएगा, फैशन करते हैं, ये वो शॉर्ट्स कपड़े पहनते हैं, दिस दैट, है कि नहीं, फुल फैशन करते हैं। तो ये क्या है, वेस्टर्न कल्चर है। थोड़ा रिस्पेक्ट करना है, बच्चे कम कर दिए गार्जियन का, तो सब क्या वेस्टर्न कल्चर है। तो ये सारा विकास हुआ है। फिर क्या हुआ, दास व्यापार का बड़ा अच्छा प्रचलन हुआ। दास व्यापार देखो बहुत ज़्यादा, जैसे देखो एक इंसान का नेचर है, जैसे पावर लोगों के पास होता है, लोग क्या करते हैं, मिस यूज करना शुरू कर देते हैं। अब कोई व्यक्ति उसके पास पावर है तो क्या करता है, किसी को सताना शुरू कर देता है। तो वही हुआ। अब ये लोग सारा देश दुनिया ढूंढ लिए, अब इन्होंने क्या करा, दास व्यापार को बढ़ा दिया। कैसे? मतलब कोई है तो उसको मार्केट में खरीद लिए, कोई गरीब है उसको खरीद लिया, पैसा देंगे उसको खरीद लिया, उसका माँ बेटी या कोई बच्चा है उसको खरीद लिया। और घर पे लाकर आप खुद के पर्सनल सेवा के लिए कि हमको सेवा करो, पैर हाथ दबाओ, दिस दैट, पंखा वगैरह चलाओ। तो ये करवाते थे पहले पहले तो पर्सनल यूज के लिए करते थे। फिर क्या हुआ इन्होंने, फिर इन्होंने क्या करा कि यूरोपीय लोगों ने क्या कि बड़े पैमाने पे कर दिया। 16वीं शताब्दी तक आते आते इन्होंने क्या करा,
कि पर्सनल यूज़ के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना कम कर दिया। इन्होंने क्या करा, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करा, एज अ लेबर इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो दास को खरीदते थे, पैसे से खरीदते थे, उनका इस्तेमाल इन्होंने खेती, सड़क और जहाज बनाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, एज अ मजदूर। समझ रहे हो? अब देखो, दास व्यापार जो प्रचलन था कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा था, तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका के अंदर था, यूरोप के कुछ हिस्सों में भी बहुत ज़्यादा है, फिर अमेरिका में ये बहुत प्रचलन रहा। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में दास व्यापार जो है काफ़ी ज़्यादा चरम पे रहा था, बहुत ज़्यादा हाई पीक लेवल पे था। ठीक है। लेकिन 16वीं शताब्दी क्या हुआ, इन्होंने शिफ्ट कर दिया, पर्सनल यूज से लेकर कहाँ मजदूरी पे कराने लगे लोगों से। अब देखो क्या हुआ, भौगोलिक खोज का परिणाम क्या हुआ, छठा ये कि भ्रांतियाँ खत्म हुई। जैसे क्या था लोगों को भ्रांतियाँ, कि अटलांटिक महासागर को अंध महासागर बोला गया, क्योंकि वहाँ लोग गुम हो जाते थे, मर जाते थे, वापस नहीं आते थे, तो वो खत्म हुआ। फिर लोग समझते थे कि पृथ्वी चपटा है और समुद्र से के किनारे पे जाओगे तो गिर जाओगे पृथ्वी से नीचे। तो ये सारी जो भ्रांतियाँ थी वो खत्म हुई। साथ में भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ, लोग जानने लगे देश के बारे में, दुनिया के बारे में, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि नहीं। तो भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ। अन्य परिणाम भी हुए, जैसे कि फसलों का आदान प्रदान हुआ। बहुत सारे फसल जो यूरोप में होते थे हम लोग के पास आया, और हम लोग से कहाँ गया, उन लोगों के पास। जैसे यूरोप में चाय, कॉफ़ी और तंबाकू और आलू। ये आलू आपको लगता है कि भारतीय सब्जी है, लेकिन नहीं, ये क्या है, विदेशी है, यूरोप से लाया गया है। चाय कॉफ़ी भी हमारा नहीं है, तंबाकू भी नहीं है। तंबाकू जो खाते हो, गांव की भाषा में खैनी या कुछ समथिंग बोलते हैं, सिगरेट के अंदर रहता है या बीड़ी वगैरह के अंदर रहता है, लोग खाते भी हैं हाथ से मल के, तो उसकी बात हो रही है। तो चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू, ये सारे जो है यूरोप से लाए गए हैं। हमारे भारत से लोग क्या लेके गए, ये लोग आम, गन्ना और क्या बोलते हैं, मसाले लेकर गए। वो लोग, यूरोपीय लोग, वहाँ आम पहले था ही नहीं, ना ही गन्ना के बारे में लोग जानते थे, तो यहाँ से सब कोई ले गए। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो आपको आधे घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया। कितना आसान था देख लो, हम शॉर्ट वे में, आप बुक पढ़ते तो काफ़ी ज़्यादा उसमें पेचीदा लगता। ये आपको जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का, ये आपको मैंने फिनिश कर दिया। ठीक है। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो भी आपको इसमें मैंने बताया, वो काफ़ी ध्यान से देख लेना है। ठीक है। और उसको बार बार रिवाइज करना है, वीडियो को बार बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। और अगले क्लास में मैं क्या करूँगा, इसका मैं इसका आंसर क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, सब्जेक्टिव आपको खुद से करना पड़ेगा। मैं तो क्योंकि लिख तो सकता नहीं हूँ हर क्वेश्चन का आंसर, है कि नहीं, तो आप खुद से भी कर लोगे। आप थ्योरी पढ़ा दिया तो आप आराम से लिख लोगे। जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारा मैं करा दूंगा। ठीक है। जो आपको हेल्पफुल होगा आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में भी, और जो बिहार टीचर के एग्जाम है उसके लिए। आजकल बिहार पुलिस के एग्जाम चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और क्लास 9 के बच्चों के लिए तो भाई है ही, है कि नहीं। तो चलिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवाइज कीजिए। ठीक है। थैंक यू।